किसी गांव में एक कामचोर औरत रहती थी। जब भी कोई उसे काम करने को कहता तो वो बहाने बनाकर मना कर देती। एक दिन शौहर खेत से घर वापस आकर अपनी बीवी से कहता है, अरे अनीता, क्या बात है, तुम 4-5 दिन से सुबह शाम चावल ही बना रही हो, रोटी तो तुमने एक दिन भी नहीं बनाई। तो अनीता कहती है, कुछ तो बना दिया ना, अगर मेरा बस चले तो मैं एक भी काम ना करूं, सारा दिन घर में अकेली लगी रहती हूं और ऊपर से तुम्हें भी कोई फुर्सत ही नहीं कि मेरा हाथ ही बटा दो। और रोटी कैसे बनाती, कोई मुझे आटा पीस कर तो दे। तो उसका शौहर कहता है, अरे तुमने अभी तक आटा भी नहीं पीसा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे लिए एक शरबत का ग्लास ही बना दो। खेत में इतनी गर्मी थी कि काम करते करते मुझे बहुत प्यास लग गई, अब गर्मी से बुरा हाल है। तो बीवी कहती है, मुझसे ज्यादा गर्मी नहीं लगी होगी, अभी रसोई से उठी हूँ दाल चावल चढ़ाकर, जाओ जाकर एक गिलास मेरे लिए भी बना दो। धीरज वहां से चला जाता है और किचन में अपने लिए शरबत का ग्लास बनाने लगता है और अपने साथ ही बोलकर कहता है कि कैसी काम चोर और हडराम बीवी मिली है, जो भी काम कहूँ तो साफ मना कर देती है। तो पीछे से बीवी आती है और कहती है, मुझे सब सुनाई दे रहा है। अच्छा एक काम करो, अब रात का खाना भी तुम तैयार करोगे, मैं बहुत थक गई हूँ, पूरा दिन उठक बैठक करके मेरे पाँव बहुत दर्द करने लगे हैं। फिर कुछ दिनों बाद धीरज अनीता से कहता है, देख अनीता, मैंने सारा आटा साफ और तैयार कर दिया है, अब तुम्हें कोई मसला नहीं होगा रोटी बनाने में। रोज रोज के चावल खाने से मेरे पेट में बहुत दर्द हो गया, आज प्लीज रोटी बना लेना। तो अनीता कहती है, अरे मैंने 2 दिन क्या चावल बना लिए, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए, वही चावल तो मैंने भी खाए थे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है, अभी मैं सोने जा रही हूँ, जैसे ही थकान दूर होती है मैं कुछ न कुछ बना दूंगी। धीरज खेत में काम करने के लिए निकल पड़ता है और कुछ देर चलने के बाद खुद से मुखातिब होकर कहता है, चावल जल्दी बन जाते हैं और रोटी बनाने में ख्वार होना पड़ता है, पता नहीं ये अनीता कब सुधरेगी, एक गिलास पानी का भी कहूँ तो नहीं पिला सकती। धीरज खेत में काम करने के बाद जब घर वापस आता है तो अनीता से चाय का कहता है। अनीता गुस्से में कहती है, खान साहब फिर आ गए फरमाइशें लेकर, आ जाओ यहाँ से चाय ले लो, मैं वहाँ नहीं आ सकती, इधर उधर चलने से तो मेरे पाँव में बहुत दर्द हो गया। ये सब सुनकर धीरज कहता है, तुम मुझे एक चाय का कप नहीं दे सकती, अब तो तुमने हद ही कर दी। इतने में एक बूढ़ी औरत आती है, बेटा खाने को कुछ मिल सकता है, बहुत भूख लगी है। धीरज कहता है, रुको अम्मा, मैं अभी अपनी पत्नी से कहता हूँ, वो आपको खाने को कुछ दे देती है। ओ अनीता, जरा सुनो तो, इस बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए कुछ दो, बेचारी को बहुत भूख लगी है। यह कहकर धीरज बाहर चला जाता है। जब अनीता बाहर आती है तो कहती है, इस आदमी को 1 मिनट का भी चैन नहीं। तो बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटी, तुम क्यों इतनी उदास और गुस्सा हो। तो अनीता कहती है, बस क्या बताऊं, घर के इतने काम होते हैं जिसकी वजह से पूरा बदन दर्द करने लगता है, काफी थकान होती है। अब मेरे हाथ इतने भी लंबे तो नहीं कि एक जगह बैठकर पूरे घर का काम करूं। तो बूढ़ी औरत कहती है, अच्छा तो ये बात है, अगर तुम्हारे हाथ लंबे हो जाए तो कैसा रहेगा। अनीता कहती है, फिर तो मजा ही आ जाए, मैं घर का सारा काम बैठे बैठे चुटकियों में कर दूंगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हारे हाथ लंबे हो जाए। और देखते ही देखते अनीता के हाथ यूं लंबे हो जाते हैं। बूढ़ी औरत
वापस चली जाती है। जब धीरज घर वापस आता है तो देखकर हैरान हो जाता है। अरे अनीता, तुम्हारे हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? तो अनीता धीरज को सारा किस्सा बयान कर देती है। इस तरह घर के सारे मसले हल हो जाते हैं। धीरज और अनीता के बीच में लड़ाई भी बंद हो जाती है, क्योंकि अनीता घर के सारे काम बैठकर अपने लंबे हाथों से जल्दी जल्दी कर लेती थी। अब पूरे गांव में अनीता लंबे हाथों वाली बहू के नाम से जानने लगी। सब लोग उसे लंबे हाथों वाली बहू कहते थे। फिर अचानक एक दिन जब धीरज घर वापस आता है तो देखता है कि अनीता चारपाई पर लेटी होती है। धीरज अनीता से पूछता है, क्यों, क्या हुआ और ये दाई अम्मा यहाँ क्या कर रही थी? तो अनीता शर्मा जाती है। तो धीरज कहता है, क्या हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं? अनीता कहती है, जी आप ठीक कह रहे हैं। धीरज खुश होकर अनीता से कहता है, आज से तुम अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और ज्यादा काम करने की भी कोई जरूरत नहीं। तो अनीता कहती है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे ये लंबे हाथ किस काम आएंगे? मैं अपना सारा काम इनसे बैठे बैठे कर लिया करूंगी। और फिर वक्त गुजरता गया। इस तरह 9 महीने बाद अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। जब धीरज बेटे को गोद में लेता है तो वो अनीता से कहता है, देखो अनीता, कितना खूबसूरत बेटा है हमारा। अनीता धीरज से कहती है कि जरा मुझे भी तो दो ताकि मैं भी देखूं कि हमारा बेटा कितना खूबसूरत है। जब अनीता अपने बच्चे को गोद में लेने की कोशिश करती है तो वो नहीं ले पाती, क्योंकि लंबे हाथों की वजह से बच्चा अनीता से काफी दूर होता है और वो उसे अपने सीने से नहीं लगा सकती। इस तरह वो रोने लग जाती है कि मैं इस लंबे हाथों की वजह से अपने बच्चे को सीने से नहीं लगा सकती, मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। उसी दौरान धीरज कहता है, अरे अनीता, बस भी करो, यही तुम्हारी इच्छा थी, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तब अनीता कहती है, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने सुख के बारे में सोचा और सही गलत की कोई परवाह नहीं की। और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद वो बुढ़िया दोबारा वहाँ आ जाती है, लेकिन वो अनीता को देखकर परेशान हो जाती है। अरे तुम तो आज भी दुखी हो, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुम्हारा हाल चाल पूछ ही लूं। मुझे लगा कि अब लंबे हाथों की वजह से तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्या कर रहे हैं? तो अनीता कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा, मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से मैं अपने बेटे को सीने से नहीं लगा सकती। आप कृपा करके मेरे हाथ पहले जैसे कर दे। तो बूढ़ी औरत कहती है, हमें ऊपर वाले ने जितना दिया होता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। उस वक्त तुमने अपने फायदे का सोचा और नुकसान की कोई परवाह नहीं की। ये लो, तुम्हारे हाथ फिर से पहले जैसे हो गए। अनीता खुश होकर कहती है, अम्मा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अपने बच्चे को सीने से लगा सकती हूँ। जब धीरज घर वापस आता है तो वो अनीता और बच्चे को इकट्ठा देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अनीता अपने बच्चे को सीने से लगाई बैठी थी। जब अनीता धीरज को देखती है तो वो उससे मुखातिब होकर कहती है, देख धीरज, मेरे हाथ पैर से पहले जैसे हो गए। अब इस तरह अनीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जिंदगी में कोई भी फैसला लेना हो तो उसके दोनों पहलू को देखना चाहिए, यानी नफा और नुकसान को।